नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे आपका स्वागत करता हूं SBS स्टडी आई के चैनल में। और आज हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के लघुत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 2 के बारे में। 100% जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं उन प्रश्नों को करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। 90 अबव आप नंबर स्कोर कर पाएंगे। इससे पहले हमने 160 MCQ और 100 वन लाइनरों को कंप्लीट कर चुके हैं पिछली 6 वीडियो में। और ये आज आपको मिलने वाली जो वीडियो है ये है आपकी 9वीं वीडियो, जिसमें आज हम समावेशी शिक्षा के लघुत्तरीय प्रश्नों के जो मोस्ट प्रश्न जो बचे हैं उनको आज कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ आपका समावेशी शिक्षा का जितना भी कोर्स था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए रह जाएंगे जो छोटे छोटे, जैसे कि शिक्षा परिषद है, डाइट की वीडियो है, और संयुक्त राष्ट्र परिषद से भी एक आध प्रश्न पूछ लेता है, ये कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन आता है, उसको आप क्लिक कीजिए, उसमें ऑल ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए। जो आपके सहपाठी मित्र या DLED में जो भी आपके साथी हों या जो यूपीटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो मददगार हो सकती हैं, तो उनको भी शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं, सविस्तार समझाइए। तो निर्देशन के देखिए, जब प्रकारों की बात आती है तो निर्देशन के प्रकार होते हैं टोटल 5। पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। तो देखिए व्यक्तिगत निर्देशन की बात करें, देखिए नाम से ही विदित है कि व्यक्तिगत यानी कि ऐसा निर्देशन जो छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं यानी कि व्यक्तिगत समस्याएं जो भी होती हैं उनके लिए जो निर्देशन दिया जाता है उसे ही हम व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। यह निर्देशन व्यक्तिगत कठिनाइयों से संबंधित होता है। इनमें निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है, जैसे कि छात्रों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना, उन्हें समुचित निर्देशन देना, छात्रों को संतुलित विकास में सहायता करना, छात्रों को अध्ययन से संबंध में मार्गदर्शन करना, छात्रों को वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में व्यक्तिगत रूप से सहायता करना, यही व्यक्तिगत निर्देशन होता है। और यही इससे संबंधित बातें हैं व्यक्तिगत निर्देशन में जो शिक्षक छात्रों के लिए करता है, यानी कि व्यक्तिगत परामर्श यानी कि व्यक्तिगत एडवाइस, उसके जरिए बच्चों को उनके व्यक्तिगत जो दुविधाएं हैं उनमें निर्देशन देना ही व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। आप देखिए आसान भाषा के यूज कीजिए, ज़्यादा कठिन भाषा में ना जाइए, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो आसान भाषा है उसमें ही जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। और आज हम हमेशा आपको हम हमेशा आपको आसान भाषा ही बताते आए हैं, तो उन वीडियो जो कि मैंने पिछली प्रोवाइड की उनको भी आप अच्छे से देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन के जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का अर्थ उस व्यक्तिगत सहायता से है जो छात्रों को इस कारण से प्रदान की जाती है कि वे अपने उपयुक्त पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय एवं विद्यालय जीवन का चयन कर सकें, उनसे समायोजन कर सकें, यही शैक्षिक निर्देशन होता है। यानी कि शैक्षिक निर्देशन ऐसा निर्देशन जिसका संबंध शिक्षा अध्ययन से होता है। इनमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं, जैसे कि पाठ्य विषयों का चयन करते समय छात्रों का मार्गदर्शन करना, विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों को आवश्यक व उचित निर्देशन देना, छात्रों को भावी योजना बनाने में सहायता देना और अन्य उच्च संस्थाओं के संबंध में सूचना देना, छात्रों का ज्ञानार्जन तथा अध्ययन की विधियां बताना, छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक उपलब्धि तथा रुचियों और क्षमताओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार सहायता या मार्गदर्शन करना, यही शैक्षिक निर्देशन है। यानी कि देखिए आसान भाषा में बात करें कि वह निर्देशन जो बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु, विद्यालय के नियमावली आदि के बारे में जो निर्देशन दिया जाता है उसे ही शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य से बात आती है कि वह निर्देशन जो छात्र या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है उसे ही हम स्वास्थ्य निर्देशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ बात करते हैं कि छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के विषय में बताना, छात्रों को उत्तम स्वस्थ आदतों के विषय में जानकारी देना,
स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ने के विषय में उचित परामर्श देना, छात्रों को प्राथमिक उपचार के विषय में जानकारी कराना और उसका प्रशिक्षण देना, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सूचना प्रदान करना और छात्रों को काम शिक्षा की स्तरानुकूल वांछित जानकारी प्रदान करना, प्रोवाइड करना, यही स्वास्थ्य निर्देशन है। यानी कि आसान शब्दों में बात करें कि छात्रों को स्वस्थ जीवन और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ने के लिए जो निर्देशन दिया जाता है वही स्वास्थ्य निर्देशन होता है। आगे बात करते हैं सामाजिक निर्देशन। सामाजिक निर्देशन, इसमें छात्रों का सामाजिक संबंधों का निर्देशन दिया जाता है। इस निर्देशन में निम्नलिखित बातें होती हैं, जैसे कि छात्रों को सामाजिक समायोजन के विषय में आवश्यक परामर्श देना, छात्रों को विभिन्न सामाजिक व्यवहारों के विषय में विभिन्न सूचनाएं प्रदान करना और छात्रों को विद्यालय के सामाजिक जीवन का ज्ञान कराना, यही सामाजिक निर्देशन होता है। यानी कि देखिए, सीधी बात करें आसान शब्दों में कि छात्रों को विद्यालय के सामाजिक जीवन से परिचय कराना और या उसका ज्ञान देना और सामाजिक समायोजन के विषय में आवश्यक परामर्श देना। और चौथा पॉइंट है कि विद्यालय में होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का संगठित करने में छात्रों की सहायता करना, यही एक सामाजिक निर्देशन होता है जो शिक्षक द्वारा छात्रों को दिया जाता है। आगे बात करते हैं व्यावसायिक निर्देशन। देखिए, व्यावसायिक आ गया, सीधा सीधा तात्पर्य है कि बच्चे को उसके भविष्य में जिसमें भी उसकी रुचि हो, अभिव्यक्ति हो, जितनी उसकी योग्यता हो, उसके हिसाब से उसे व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता करना, यानी कि उसे निर्देशन देना, गाइडेंस प्रोवाइड कराना, वही व्यावसायिक निर्देशन है। तो बात करते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को वे सुझाव दिए जाते हैं जिन्हें ग्रहण करके वे अपने मनुष्य के लिए व्यवसाय का चुनाव करते हैं। इस विषय में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जाता है। किसी छात्र को व्यक्ति विशेष को ऐसी सहायता देना कि वो अपने लिए उचित व्यवसाय का चुनाव ठीक प्रकार से कर सके, उसी को व्यावसायिक निर्देशन कहते हैं। इतना बहुत है, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, 5 पार्ट है, इतना लिखने की जरूरत नहीं। एक एक लाइन आप हर निर्देशन में लिख दीजिए, उसे सही ढंग से इलेबोरेट कर दीजिए, उतना ही बहुत है। दूसरा पॉइंट है कि छात्रों को विभिन्न व्यवसाय के विषय में जानकारी कराना, विभिन्न व्यवसाय के गुण एवं दोषों की सूचना प्रदान करना, छात्रों की रुचि, योग्यता तथा क्षमताओं से संबंधित व्यवसायों की जानकारी प्राप्त कराना और उसके आधार पर छात्रों को निर्देशन देना, यही क्या होता है, व्यावसायिक निर्देशन। क्या होता है, व्यावसायिक निर्देशन। तो हमने टोटल कितने निर्देशन पढ़े, 5। पहला निर्देशन था व्यक्तिगत निर्देशन, जो व्यक्तिगत समस्याओं के लिए, शैक्षिक निर्देशन जो शैक्षिक समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य निर्देशन जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी समस्याओं के बारे में, सामाजिक निर्देशन समाज के गुणों और समाज में के जीवन का, जो विद्यालय का सामाजिक जीवन है उसका निर्देशन देने के लिए, उसके बारे में समझाने के लिए, और 5वां है व्यावसायिक, यानी कि व्यवसाय के चुनाव के लिए। तो 5 निर्देशन हमने पढ़े, कौन से, व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक और स्वास्थ्य निर्देशन। चलिए आगे बात करते हैं कि परामर्शदाता के 4 गुण लिखिए। देखिए, ये 2019 में भी आया है और 2017 में भी आया है। परामर्शदाता किसे कहते हैं, परामर्शदाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, बात आती है पहले परामर्शदाता, तो इसे समझते हैं। यानी कि देखिए, ऐसा व्यक्ति जो परामर्श देने के लिए नियुक्त किया गया हो उसे हम परामर्शदाता कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति परामर्श देता है उसे हम परामर्शदाता कहते हैं। तो देखिए, यहाँ बात करते हैं कि परामर्श देने हेतु जिस विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसे ही परामर्शदाता कहते हैं। अब देखिए, परामर्शदाता के गुण क्या होने चाहिए। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी को परामर्श देता है तो गुण क्या होने चाहिए, गुण ये होने चाहिए ना कि वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को परामर्श दे रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि जिसको मैं परामर्श दे रहा हूँ उनकी योग्यताएं, क्षमताएं, रुचि, दृष्टिकोण, इच्छाएं और अभिलाषाएं क्या क्या है। यही होता है परामर्शदाता का गुण। मेन जो गुण होता है, जो मुख्य गुण होता है, वो यही होता है कि जब आप किसी को परामर्श देंगे तो आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए तो सामने वाले व्यक्ति की रुचि क्या है, योग्यता क्या है, अभिलाषा क्या है, दृष्टिकोण क्या है। दूसरा है कि उनकी समस्या को समझकर उन्हें इनसे मुक्ति दिलाने में सहायता करना चाहिए, यह भी एक परामर्शदाता का गुण होता है।
यानी कि पहला गुण क्षमता, रुचि, दृष्टिकोण, इच्छा पता होना चाहिए। दूसरा गुण कि उनकी समस्याओं को अगर समझ जाए परामर्शदाता तो उनसे निजात दिलाने में सहायता करना भी उसका गुण होता है। उसे ऐसे कोई उपाय बताने चाहिए जिनसे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए, उन्हें अनेक अध्यापकों द्वारा सराहा जाए और कक्षा में उनकी गिनती होशियार बालकों में हो। यानी कि परामर्शदाता गुण ये भी होता है कि छात्र या व्यक्ति के शैक्षिक उपलब्धि में सुधार लाया जा सके, उसमें वृद्धि की जा सके और उसको भी एक प्रतिभाशाली बालक बनाया जा सके। अपने साथी विद्यार्थियों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, उनके द्वारा उन्हें पर्याप्त सम्मान समूह में स्थान दिया जाए, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। चौथा ऑप्शन, यानी कि परामर्शदाता गुण इतना भी होना चाहिए कि वो छात्रों को पाठ्यगामी क्रियाओं के लिए मोटिवेट करे, उनमें सामूहिक गतिविधियों के प्रति, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छे तरीके से रहना, अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए भी परामर्श दे। तो ये देखिए आप 4 गुण लिख दीजिए, 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बात करते हैं कि निर्देशन एवं परामर्श में अंतर बताइए। ये देखिए 2019 और 2018 में रिपीट हुआ है। तो देखिए निर्देशन एवं परामर्श में अंतर। अब बात करते हैं निर्देशन और परामर्श में अंतर क्या है। अब देखिए अंतर, देखिए घनिष्ठ संबंध होते हुए भी इनमें अंतर है। कभी कभी क्या लगता है कि निर्देशन और परामर्श एक से लगते हैं, परंतु इनमें भी घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। अब देखिए अंतर कैसे है वो आज हम बात करेंगे। मैंने देखिए 2 जो मनोवैज्ञानिक हुए थे, हम्पीस और टेक्सलर, उनकी एक डेफिनेशन ली है। वो ये है कि निर्देशन एवं परामर्श दोनों एकार्थवाची शब्द नहीं है। निर्देशन में परामर्श सम्मिलित है और परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि एकार्थवाची शब्द नहीं है, यानी कि इनका एक ही शब्द नहीं है, एक ही अर्थ नहीं निकल सकता, अलग अलग है। कि निर्देशन में परामर्श सम्मिलित है और परामर्श की प्रक्रिया में एक साक्षात्कार मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। एक है एवेंसन, उन्होंने कहा था कि परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। निर्देशन संसार की प्राचीनतम प्रणाली है जिसके अनुसार अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव का लाभ दूसरों को देकर उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मैंने बीटीसी की है, डीएलएड भी किया है, सीटेट एग्जाम भी क्लियर है, तो मुझे पता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है, किस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो वही है कि एक अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभवों का लाभ दूसरों को देकर उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है, वही निर्देशन होता है। और परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एक वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। देखिए अभी जब मैंने बात कही तो सीटेट, यूपीटेट, जितने भी आपके टेट एग्जाम है उनका भी कोर्स हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका सुपर टेट भी आएगा तो उस टाइम भी आपको हम मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। आने वाली शिक्षक भर्ती में आपको शिक्षक बनाने के लिए हमारी SBS स्टडी IQ की टीम भरकर प्रयास करेगी, आपको कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमें भी मोटिवेट मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड करा सकें। अगली बात करते हैं कि पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है। बात आती है पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, तो देखिए पर्यवेक्षण यानी कि नीड ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन देखना, अच्छे तरीके से देखना, वही सुपरविजन है। तो देखिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, तो उसके कारण ये है, यह विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद देता है। कुछ अध्यापकों एवं मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण इसकी पूर्ति करता है। अब देखिए
आप काम कर रहे हैं, अगर आपके उस कार्य का कोई निरीक्षण ना किया जाए, कोई परीक्षण ना किया जाए, ना उस पर कोई सुपरविजन किया जाए, तो कार्य अच्छी तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कभी ना कभी उसमें गलती होगी। तो इसीलिए पर्यवेक्षण होना बहुत आवश्यक होता है, जिससे अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधि कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु मार्गदर्शन की या निर्देशन की आवश्यकता होती है। वही पर्यवेक्षण इसकी पूर्ति करता है। अब है कि किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षण का पता है तो वह अपने कार्य को सही ढंग से करेगा। यही बात मैंने अभी बोली थी, वही बात यहाँ भी है कि किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षण का पता है तो वह अपने कार्य को सही ढंग से करेगा। अतः पर्यवेक्षण व्यक्ति को अनुप्रेरित करने हेतु आवश्यक है। पर्यवेक्षण के द्वारा अध्यापक मुख्य अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में मदद मिलती है। पर्यवेक्षण के द्वारा विभिन्न स्थलों के स्थित विद्यालय में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 होता है कंप्लीट, और हमने लगभग सारे प्रश्न जितने भी हमारे समावेशी शिक्षा में पूछे जाते हैं उनको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और इन जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उनकी मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, वहां पर आपको सारी वीडियो अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगी। उन वीडियो को आप देखिए, 2 या 3 बार रिपीट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा, और 90 अबव आप नंबर स्कोर कर पाएंगे समावेशी शिक्षा में। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।